गुड मॉर्निंग। आज मैं भारतीय शिक्षा नीति 2020 का विश्लेषण करने जा रहा हूं। आज का हमारा ये विश्लेषण आप सभी को सुनना और समझना चाहिए क्योंकि इसका संबंध हमारे देश के सभी लोगों से है। जी हाँ, 34 वर्षों के बाद भारतीय शिक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब जो भारत की शिक्षा नीति पहले 10+2 पर आधारित थी, अब उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब 5+3+3+4 की प्रणाली अपनाई गई है और पहले जो स्कूलों में एसटीएम सब्जेक्ट की व्यवस्था थी उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। मतलब पहले जो इंटरमीडिएट में साइंस, आर्ट और कॉमर्स की फैकल्टी बच्चों के द्वारा चूज की जाती थी, अब उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। मतलब अब कोई फिजिक्स का छात्र भी हिस्ट्री की पढ़ाई कर सकता है और कोई अकाउंट का छात्र भी हिस्ट्री का पढ़ाई कर सकता है और कोई हिस्ट्री का जो आर्ट्स का स्टूडेंट है वो भी फिजिक्स की पढ़ाई कर सकता है। मतलब कि अब पुल के हिसाब से बच्चे विषय को चुनेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यह बता दूं कि पांचवी कक्षा तक अंग्रेजी की अनिवार्यता थी, उसको समाप्त कर दी गई है, उसको पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। मतलब अब बच्चे अपनी मातृभाषा में भी 5वीं तक अध्ययन कर सकेंगे। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कि अब ग्रेजुएशन जो होगा उसे 3 और 4 साल का कोर्स बना दिया गया है। मतलब कि यदि आप 1 वर्ष की पढ़ाई करके बीच में पढ़ाई छोड़ दिए तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और यदि आपने 2 वर्ष पढ़ाई करके छोड़ दी बीच में तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, और यदि आपने 3 वर्ष पूरी पढ़ाई की है तो फिर आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी, और यदि आपने 4 वर्ष कंप्लीट करी पढ़ाई की है तो फिर आपको रिसर्च की डिग्री मिलेगी। और ऐसे छात्र छात्राओं के लिए केवल 1 वर्ष का ही एमए का कोर्स होगा। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ऐसे विद्यार्थी जो पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा कि उन्हें अब एमफिल का कोर्स नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एमफिल के कोर्स करने के बाद पीएचडी में दाखिला मिलता था, लेकिन अब उन्हें ऐसा नहीं करना होगा। अब सीधे से सीधे एमए के बाद आपको पीएचडी में दाखिला हो सकेगा। तो मैं कह सकता हूँ भारतीय शिक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। मैं तो ज़्यादातर एजुकेशन रिलेटेड वीडियो आपको डालता था, मैं जैसे इंग्लिश से रिलेटेड आपको वीडियो डालता था, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत सारे बच्चों का ये कॉल आया कि सर शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव आया है, क्या आगे हम लोग का एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो बच्चे अभी 10th या 12th में हैं, ऐसे बच्चों को आगे एग्जाम देनी है, उन्हें एग्जाम का फेस करना है। ये जो अभी बिल बना है, हायर एग्जामिनेशन जो बिल अभी बना है, जो भी ये नया मसौदा बना है, उसे कैबिनेट को मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसे अभी संसद में पेश करना बाकी है, और तब अगले साल तक ये नियम बन जाएगा। तब राज्यों और सभी राज्यों को इस नियम को अपनाना पड़ेगा। तो मैं तो एजुकेशन से रिलेटेड बनाता था, लेकिन शिक्षा नीति आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका संबंध हमारे देश के सभी युवाओं से है, हमारे देश के सभी विद्यार्थियों से है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, जिससे कारण बहुत सारे बच्चे भी इसके लाभ उठा पाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 5+3+3+4 क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज और कॉल आया है कि सर 5+3+3+4 क्या है, मैं समझ नहीं पाया। तो मैं इसको सबसे पहले ये आपको क्लियर बता दे रहा हूँ कि हमारी जो नई शिक्षा नीति होगी वो 5+3+3+4 पर आधारित होगी। तो सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। देखेंगे 5+3+4। अब ध्यान से देखेंगे 5 जो है ना, 5 में दिया गया प्राइमरी का 3 साल, प्राइमरी प्री एजुकेशन का 3 साल। मतलब अब जो 5 वर्षों में स्कूलों में बच्चों का दाखिला होता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब स्कूलों में दाखिला की उम्र केवल, आंगनबाड़ी में दाखिला का उम्र केवल 3 वर्ष होगा। मतलब अब बच्चे 3 वर्ष में आंगनबाड़ी में जैसे दाखिला लेंगे, और उनकी जो 3 साल होगी प्री प्राइमरी एजुकेशन का है और 2 साल प्राइमरी का। ओके, 2 साल प्राइमरी का है, और इसके बाद है 3। मतलब 3 जो लिखा हुआ, 3 का मतलब है 3 to 5, 3, 4, 5 क्लास के लिए 3 है। ओके, और ये जो 3 आप देख रहे हैं इसका मतलब है 6 to 8। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 6 to 8 ये फाउंडेशन कोर्स होगा। इसमें बच्चे गणित, साइंस जैसे विषयों का अध्ययन कर पाएंगे। और सबसे बड़ा बदलाव कि इसमें टेक्निकल पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। मतलब बच्चे चीन और अमेरिका की तरह
जैसे कि कंप्यूटर और मोबाइल के बारे में वहाँ बताया जाता है, मतलब तकनीक की जानकारी दी जाती है। तो हमारा जो देश है वो 20वीं सदी में है और ऐसा माना जाता है कि किसी देश को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसके शिक्षा व्यवस्था में सुधार और बदलाव करना चाहिए। और मैं मान के चलता हूँ कि हम ये जो बदलाव आया है, ये जो शिक्षा नीति में परिवर्तन आया है, इससे बहुत सारे बच्चों को फायदा होगा और कम से कम प्री एजुकेशन में जो बच्चों के ऊपर जो किताबों का बोझ होता है वो कम हो जाएगा और बच्चों को बहुत सारी गतिविधियों के द्वारा पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। और ये जो कोड है, ये जो कोड आप देख रहे हैं, ये है 9 to 12, ठीक ना। और ये जो देख रहे हैं वो है 6 to 8 और ये जो देख रहे हैं ये है 3 to 5 और इसमें आपका जो प्री प्राइमरी का जो है 3 साल और 2 साल जो है 1 to का है। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है 5 + 3 + 3 + 4, इसको मैंने आपको समझाया। इससे पहले जो हमारी शिक्षा नीति थी वो 10 + 2 पर आधारित थी, मतलब बच्चों को 10th के बाद +1 +2 की पढ़ाई करनी होती थी। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब आप मैट्रिकुलेशन पास करते थे, मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास करते थे, तब आपको साइंस, आर्ट और कॉमर्स चुनना होता था। साइंस वाले बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ विषयों की पढ़ाई करते थे और आर्ट्स वाले बच्चे सोशल स्टडीज जैसे विषयों का अध्ययन करते थे, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इत्यादि सब्जेक्ट होते थे। और कॉमर्स वाले बच्चे अकाउंट, ईपीएस और बीएसटी की पढ़ाई करते थे और ऐसे बच्चों के लिए इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी होता था। लेकिन अब इस व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, मतलब कि अब बच्चों को एक विषय का पुल होगा, जिसमें से यदि उस पुल में से यदि ज्योग्राफी के साथ फिजिक्स है तो आप फिजिक्स के साथ ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। मतलब कि अब आर्ट्स वाले बच्चे भी साइंस की पढ़ाई कर सकते हैं और साइंस वाले बच्चे भी आर्ट्स की पढ़ाई कर सकते थे। ऐसा बहुत सारा मामला है कि इसमें बहुत सारे बच्चे इंटरमीडिएट साइंस से करते थे, फिर आर्ट्स की पढ़ाई करते थे आईएएस वगैरह प्रिपरेशन करने के लिए। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये भारत 21वीं सदी का भारत है और शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आया है, जो शायद मेरे अनुसार भविष्य में हमारे सारे बच्चों के लिए बेहतर साबित होगा, लाभदायक साबित होगा। तो आगे हम चलते हैं। अब जो है सबसे बड़ा बदलाव जो आया है वो ये तो मैंने आपको बताया कि 5वीं कक्षा तक अंग्रेजी में जो पढ़ने की अनिवार्यता थी उसे पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। मतलब अब आप अपने मातृभाषा में भी अध्ययन कर सकेंगे। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 9 to 12 जो होगा, मैं ऐसे बच्चों के लिए पुनः स्पष्ट कर दूं, यदि इस बार आप 10th और 12th में है तो आपका एग्जामिनेशन होगा जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा, जैसे ही स्कूली शिक्षा प्रारंभ होगी आपका एग्जामिनेशन होगा। तो आप यह सोच कर ना चले कि शायद मेरा भी एग्जामिनेशन नहीं होगा। मैं 10th वाले बच्चे के लिए बता दूं और 12th वाले स्टूडेंट जो है हमारे हैं, 12th वाले को तो एग्जामिनेशन फेस करना ही होगा। नई शिक्षा नीति में भी 12th के बोर्ड को समाप्त नहीं किया गया है, क्योंकि उसके बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग में बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो शायद ये व्यवस्था नहीं समाप्त होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो आया, अब जो इसके बाद बच्चे 12th के बाद जो ग्रेजुएशन करेंगे, अब वो 3 वर्षों का नहीं 4 वर्षों का होगा। लेकिन इसमें व्यवस्थाएं दी गई है, इसमें नई व्यवस्थाएं है कि यदि ये 4 साल का ग्रेजुएशन है, यदि आपने केवल 1 वर्ष पढ़ाई करके छोड़ दी तो आपको सर्टिफिकेट का कोर्स मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब सर्टिफिकेट की डिग्री मिलेगी। और यदि आपने 2 वर्ष की पढ़ाई की है और बीच में यदि आप कहीं चले गए, यदि आर्थिक कारणों से आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी, तो ऐसे स्थिति में आपको डिप्लोमा की सर्टिफिकेट दी जाएगी। और यदि आपने 3 वर्षों तक पढ़ाई करी है तो फिर आपको बैचलर्स की डिग्री मिलेगी। और यदि आपने 4 वर्षों तक पढ़ाई की है तो फिर आपको रिसर्च की डिग्री मिलेगी। और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एमए जो होगा वो केवल 1 वर्षों का होगा। बहुत सारे गाइडलाइन सरकार के द्वारा और भी स्पष्ट किए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिस पर अभी शिक्षा मंत्रालय अभी तक स्पष्ट नहीं करी है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, एक और बहुत बड़ा बदलाव आया है कि पहले आप लोग एचआरडी मिनिस्टर जानते थे, ठीक ना। पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता था, लेकिन अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।
इसे पहले ही कर देना चाहिए। ये एकदम सरल है, हर व्यक्ति को इसे याद रहेगा। बहुत बड़ा पहले था, लेकिन अब इसे शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और मैं आपको ये बता दूं, 12th के बाद आप यदि 4 वर्षों का रिसर्च की डिग्री प्राप्त करते हैं तो ऐसे स्थिति में आपके लिए मात्र 1 वर्ष का एमए होगा। जी हाँ, मात्र 1 वर्ष का एमए होगा। अब जो छात्रों की असेसमेंट होगी, मार्क्स की असेसमेंट होगी, रिपोर्ट कार्ड बनेगी, तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अब जो होगी 360 डिग्री असेसमेंट पर वो रिपोर्ट कार्ड तैयार होगी। मतलब अब जो नई व्यवस्था के तहत एक छात्र अपना मूल्यांकन खुद भी कर सकेंगे, बच्चों की मानसिकता के आधार पर भी उन्हें मार्क्स दिया जाएगा। बच्चे के जो सहपाठी होंगे वो भी उनका मूल्यांकन करेंगे, वो भी उनका ग्रेड देंगे, बच्चों के विषय शिक्षक भी उन्हें ग्रेड देंगे। तो नई प्रणाली में बहुत सारी चीज बदलने वाले हैं, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहें, तैयार रहें। नई व्यवस्था शायद हम सभी के लिए लाभदायक हो। तो इसके बाद हम चलते हैं, यदि आप एमए के बाद पीएचडी करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एमफिल की डिग्री लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब पीएचडी करने के लिए हमें एमफिल का कोर्स करना होता था, हमें पीएचडी करने के लिए एमफिल का कोर्स करना होता था, लेकिन हमें अभी ऐसा करना आगे से नहीं होगा। मतलब आप सीधे रूप में, जो बच्चे एमए, एमएससी और एमकॉम पास है, सीधे रूप में पीएचडी में दाखिला ले सकेंगे। तो उच्च शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, और मुझे आशा है कि बहुत सारी अभी स्पष्टीकरण बाकी है। ये जो बिल है इसे कैबिनेट को मंजूरी मिल गई है, और आने वाले दिनों में इसे संसद में पेश किया जाएगा। और जब इसे संसद में पेश किया जाएगा तो शायद संसद को मंजूरी मिलने के बाद यह एक नियम बन जाएगा। और तब सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि 10वीं की बोर्ड जो है आगे समाप्त हो जाएगी। मतलब 10th वाले बच्चे को अभी एग्जामिनेशन देना नहीं होगा। और 9 to 12 जो है इसमें 6 महीना में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, 6 महीनों में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, और उसमें पूरे 2 सेमेस्टर का एक साथ रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। और लास्ट ईयर जो होगा 12th में वो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। तो मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं कि ये रूप से स्पष्ट समझ ले कि अगले बार जो आपकी 10th एग्जामिनेशन है वो होने वाली है, होगी ही, लेकिन नेक्स्ट से मे बी पॉसिबल नेक्स्ट टाइम से ये समाप्त हो जाएगी, ठीक ना। और सबसे पहले एक और नई नीति बनी है, इसमें नया बदलाव आया है कि पहले बच्चे 12th के मार्क्स के आधार पर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते थे। बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे भी थे जिनको कम मार्क्स आता था और उनका दाखिला नहीं हो पाता था, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा मौका आया है। वो कैट एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसका वो टेस्ट देंगे, तब उनके क्या होगा 12th वाले मार्क्स के साथ वो मार्क्स ऐड हो जाएगा, और ऐसे बच्चे भी ग्रेजुएशन और रिसर्च की डिग्री प्राप्त कर सकेंगे, उनका भी दाखिला हो पाएगा। ये जो नई नीति बना है उसका नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। ये जो नई नीति बनी है, नई शिक्षा नीति बनी है, इसका नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल, जिसे कैबिनेट को मंजूरी मिल गई है और जल्दी से संसद में पेश किया जाएगा। और इसकी मंजूरी मिलने के बाद, संसद की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही यह एक नियम हो जाएगा, एक कानून बन जाएगा, और तब सारे स्टेट को गाइडलाइन जारी की जाएगी, और तब शायद स्टेट बोर्ड समाप्त हो जाएगी, पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, और आपको केवल 12th बोर्ड फेस करना होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं तो शिक्षा नीति पर विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर।